राह जो संघर्ष की चलता है वही संसार को बदलता है। और जिसने रातों से है जंग जीती, जिसने रातों से है जंग जीती, वही सुबह सूर्य बन के चमकता है। तो दोस्तों, मैं आपका बड़ा भाई निखिल धाबाई फिर से हाजिर हूं आपके सामने लेकर के लास्ट लेक्चर ऑफ वर्क पावर एनर्जी। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं पावर की। लेकिन उससे पहले, जो कि एक छोटा टॉपिक है ना, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, तो लेक्चर आपका बड़ा ही छोटा ही होने वाला है। और यहां पर सबसे पहले हम जो सवाल आपको होमवर्क में दिए थे वो भी करेंगे और फिर पावर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने पिछली क्लास में रिलेशन देखा था पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स के बीच में, और किस तरीके से उसको निकाला जाता है ये चीज हमने की। और साथ ही साथ हमने तीन टाइप के इक्विलिब्रियम की बात करी थी, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। स्टेबल इक्विलिब्रियम की ये खास बात थी कि अगर आप वहां पर इक्विलिब्रियम से स्लाइड डिस्प्लेस करते हैं पार्टिकल को, तो फोर्स जो है वो हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ ही आपको लगता हुआ महसूस होगा। और स्टेबल इक्विलिब्रियम ही ऐसा इक्विलिब्रियम होगा जहां पे ऑसिलेशंस होंगे। वहीं हमने अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करी थी, तो वहां पे क्या था, ये इसको देख ही लेते हैं ना भाई, मैं पिछली वाली स्लाइड लिख के ही लाया हूं ना। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में ये था कि अगर आप डिस्प्लेस करते हैं इक्विलिब्रियम से, तो फोर्स जो है टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन ही लगेगा दोनों साइड पे। अनस्टेबल में था कि अगर आप इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसको डिस्प्लेस करते हैं तो फोर्स जो है वो अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम लगेगा, ठीक है। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में अगर आप इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस करते हैं किसी भी साइड, तो फोर्स जीरो ही रहेगा, है ना, चाहे राइट साइड या लेफ्ट साइड या ऊपर या नीचे, जिस भी डायरेक्शन में न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है उसकी हम बात करेंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, जैसे कि ग्रेविटी केस में अगर आप बात करेंगे तो ऑब्वियसली अगर ये बाउल है, ये वाली पोजीशन बाउल की इस ब्लॉक के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, क्योंकि यहां पर अगर मैं इसको डिस्प्लेस करता हूं तो ये वापस अपने पोजीशन को रिगेन करने की कोशिश करेगा। ये हमारी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन हो जाएगी, क्योंकि यहां से अगर इसको डिस्टर्ब किया गया तो ये वापस इस पोजीशन पे नहीं, उससे दूर जाना पसंद कर रहा है दोनों ही साइड के लिए। और यहां जो हम बात कर रहे हैं ये आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसी के साथ हमने एक कहानी ये भी देख ली थी, ये चीज भी हमने देख ली थी कि अगर आपके पास यू और एक्स का कर्व है, और जैसा कि हम जानते हैं कि फोर्स जो होता है वो होता है माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स, और डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा स्लोप ऑफ यू एक्स कर्व। बस आपको अगर कभी भी पता करना है कि फोर्स आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या और ढंग से बात करें तो कि अट्रैक्शन है, रिपल्शन है, या किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, बेसिकली आप क्या कह सकते हैं कि आप जस्ट स्लोप को चेक कीजिए। स्लोप अगर आपका पॉजिटिव आता है तो फोर्स आपका नेगेटिव आ रहा है, मतलब अगर पार्टिकल यहां पे रखा गया है तो आप देख रहे हैं कि यू एक्स कर्व के अंदर ये स्लोप जो है पॉजिटिव है, तो फोर्स जो है वो नेगेटिव आएगा। ऐसे ही जब मैं यहां वाले स्लोप की बात करूंगा तो स्लोप आपका नेगेटिव है, तो फोर्स आपका पॉजिटिव आएगा। और ऐसे ही जहां पे आपका मैक्सिमम मिनिमा आएगा वहां पे आपका इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि फोर्स होगा जीरो। और जैसा कि हमने कहा था कि ये वाली पोजीशन जो है आपकी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगी। वजह उसकी साफ साफ ये है कि पार्टिकल को अगर मैं यहां से यहां डिस्प्लेस करता हूं, तो डिस्प्लेस करने पर जो फोर्स की डायरेक्शन आ रही है वो टुवर्ड्स राइट आ रही है, दैट इज अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम। पार्टिकल को यहां से यहां अगर रखा जाता है तो पार्टिकल वहां पे फोर्स उस पे लग रहा है, अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम। पार्टिकल को यहां रखा जाता है तो अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, दैट्स व्हाई दिस इज एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। लेकिन यहां की जब मैं बात करूंगा तो इधर पार्टिकल को आपने रखा हुआ है, पार्टिकल को जैसे ही आप इधर रखते हो तो आपको साफ दिख रहा है कि इधर जो है आपका स्लोप कैसा आ रहा है, स्लोप आ रहा है पॉजिटिव। स्लोप अगर पॉजिटिव है तो फोर्स आपका आएगा नेगेटिव, जो कि टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम है। ऐसे ही अगर आपने पार्टिकल को यहां डिस्प्लेस किया तो स्लोप आपका आ रहा है नेगेटिव, इसका मतलब फोर्स आपका है पॉजिटिव टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। इसलिए ऐसी जो शेप्स होंगी वो आपकी स्टेबल इक्विलिब्रियम होंगी। लेकिन ऐसा नहीं कि कहीं पर भी जस्ट आपको ऐसा ही कर्व दिख जाए तो बस तुक्का मार के सीधे, मतलब जल्दबाजी में जो है इसको अनस्टेबल और स्टेबल कह देना है। हाँ, ये जरूर है कि यू और एक्स के कर्व में यही स्टेबल और यही अनस्टेबल है, लेकिन कर्व कोई और भी हो सकता है, एफ एक्स कर्व भी हो सकता है, तो वहां पे बातें अलग रहेंगी, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और ये सवाल जो आपको होमवर्क में दिया था इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व आपको यहाँ पे दिया है, यूएक्स कर्व आपको दिया है। और जैसा कि आप जानते हैं पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट लगभग एक ही बात होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी एक तरीके से पोजीशन ही है। कहां से? इनिशियल पॉइंट से। तो ऐसा टेंशन नहीं लेना है कि सर पोजीशन की जगह डिस्प्लेसमेंट कैसे आ गया। भाई डिस्प्लेसमेंट इज इटसेल्फ व्हाट? इट इज अ पोजीशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द
इनिशियल पॉइंट है ना, इनिशियल पॉइंट के हिसाब से उसका पोजीशन या कोऑर्डिनेट रहेगा। है यहां आपसे पूछा गया है कि फोर्स एट ए एंड बी आर इज रेस्पेक्टिवली, आर लिखना चाहिए, फोर्स एट ए एंड बी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, वो आपको बताना है। कि बहुत ही सिंपल से शब्दों में आप यहां बता सकते हैं, क्योंकि यहां पे आपका स्लोप जो है वो कैसा आ रहा है, स्लोप यहां नेगेटिव आ रहा है, यहां आपका स्लोप जो है पॉजिटिव आ रहा है, तो यहां क्योंकि स्लोप नेगेटिव है तो फोर्स आपका कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा इस डायरेक्शन, माइनस ऑफ स्लोप। यहां आपका स्लोप पॉजिटिव है तो यहां जो फोर्स आएगा वो कैसा आ जाएगा, वो नेगेटिव आ जाएगा। इस पॉइंट पे फोर्स ऐसा, इस पॉइंट पे ऐसा, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो बी ऑप्शन आपका जो है सही जवाब होगा। ये जो है बहुत ही आसान सा सवाल था, इसमें कुछ खास नहीं था, तो हम आगे बढ़ेंगे और अगले सवाल की बात करेंगे। अगले सवाल को देखते हैं यहां पे क्या कहा गया है। यहां आपको कहा गया है कि सिंगल कंजर्वेटिव फोर्स है जो कि लग रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस, द ग्राफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी विद एक्स इज गिवन, हमको ये ग्राफ गिवन है और यहां पे आपको ये बताया गया है कि एट एक्स इक्वल्स टू 5 द पार्टिकल हैज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 50 जूल्स। ये हमें -4 दिया गया है, ये 3 दिया गया है और हमें कहा गया है कि एट एक्स इक्वल्स टू 5 एट एक्स इक्वल्स टू 5 काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे को दी गई है कितनी, 50 जूल। अब आपसे पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी का भी फंक्शन दिया गया है ना, मतलब ये तो देने की जरूरत ही नहीं थी, अगर ये दे दिया है तो ये हम खुद से बना सकते थे। कैसे बना सकते थे खुद से, भाई साहब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पैराबोलिक कर्व होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है तो अपवर्ड कॉन्केविटी होगी और इसका मिनिमा जो आ रहा है वो ऑब्वियसली यू की वैल्यू मिनिमम कहाँ आएगी, एक्स इक्वल्स टू 3, एक्स इक्वल्स टू 3 पे मिनिमा आएगा, तो बड़े आसानी से आप ये कर्व बना सकते थे। है अभी बात ये है कि पूछ रहा भाई साहब मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम की कितनी होगी, क्या वो 69 होगी या फिर 19 जूल्स होगी, तो मैकेनिकल एनर्जी, अब इस बात को आप समझना, थोड़ा कोशिश करना समझने की कि हो क्या रहा है यहाँ। कहना चाह रहा है यहां पर कि जब पार्टिकल आपका इस वाले पोजीशन पे है उस वक्त इसके पास काइनेटिक एनर्जी है वो आपको दी गई है और कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि एट एक्स इक्वल्स टू 5 मैकेनिकल एनर्जी जो पार्टिकल की लिखी जाएगी वो हम जानते हैं कि वो आती है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या करना है, बस एक्स की जगह आपको रखना है 5, तो ये आ जाएगा 15 प्लस 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर जो कि आ जाएगा 4 प्लस काइनेटिक एनर्जी जो आपको दी गई है 50, तो यहां से आपको ये टोटल मिल जाएगा कितना, 16। तो मैकेनिकल एनर्जी जो आपकी है वो है 69 जूल, ठीक है। अच्छा ये कर्व जो है आगे तक भी जा रहा है, इस बात को समझना आप, ये कर्व आगे तक भी जा रहा है, ऐसा नहीं कर्व यहीं खत्म हो जा रहा है। तो यहां 69 जूल जो है इसकी मैकेनिकल एनर्जी है। अब डिपेंड करता है कि पार्टिकल किधर जा रहा होगा, है ना, ध्यान से सुनना एक एक बात। अगर पार्टिकल मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी उसकी इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में अगर उसकी वेलोसिटी है तो पार्टिकल पे फोर्स जो लग रहा है स्लोप पॉजिटिव होने की वजह से इस तरफ लग रहा है और आपको ये समझ में भी आ रहा है कि वो जैसे जैसे आगे जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल बढ़ने की वजह से काइनेटिक कम होगी। तो अगर ये इधर जा रहा है तो उसकी स्पीड जो है वो कम होगी क्योंकि और कोई फोर्स लग नहीं रहा कंजर्वेटिव के अलावा। सिंपल सी बात है, पोटेंशियल अगर बढ़ती है तो काइनेटिक को कम होना ही होगा। अगर वो उस तरफ जा रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो धीरे 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 कम होगी और कम होते होते एक जगह पर जीरो होगी। कहां जीरो होगी, वो वहां जीरो होगी। काइनेटिक एनर्जी कहां जीरो होगी, वो ऐसी जगह पे जीरो होगी जहां पे पोटेंशियल एनर्जी 69 आए। क्यों, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी आपकी कंजर्व है इसलिए। तो टोटल एनर्जी का लॉस, मतलब एनर्जी लॉस यहां पे नहीं हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी जहां जीरो हो जाएगी वहां पोटेंशियल एनर्जी 69 होगी और वो पोजीशन आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। की वैल्यू को 69 रखें, आपको एक्स की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। तो आप ये बता सकते हैं कि कितना उस तरफ तक जाएगा और ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जितनी ज्यादा आप वेलोसिटी रखेंगे इस पॉइंट पे उतना ही ज्यादा दूर तक वो जाएगा। कि अगर आप काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देते हैं तो टोटल एनर्जी भी बढ़ जाएगी और वो उतना ही दूर तक जा पाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। लेकिन हाँ, ये बात भी उतनी ही सही है, जितना दूर वो जाएगा तो रुकना तो है ही, और जब भी रुकेगा तो फोर्स तो कॉन्स्टेंटली उस पे इस तरफ लग रहा है टूवर्ड्स लेफ्ट, तो फोर्स उसको वापस खींच के लाएगा।
कहां खींच के लाएगा, यहां तक खींच के लाएगा, और यहां आने पर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी यहां पे मिनिमम है जो कि है 15। x इक्वल्स टू 3 आपका वो पॉइंट है जहां पे काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, मैक्सिमम। ये उधर अगर जा रहा था तो कहीं जाके रुकेगा, वापस पीछे आएगा, यहां आके रुकेगा नहीं, यहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और ये फिर इधर जाएगा, और कितना दूर, ऐसी जगह पे जाके रुकेगा जहां पे पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल वापस से उतना ही आ जाए 69, काइनेटिक एनर्जी क्योंकि जीरो होगी। और क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप कह सकते हो इस लाइन के अबाउट सिमेट्री होगी, मतलब अगर ये यहां से कुछ मान लो a यूनिट्स आगे जाता है तो यहां से ये a यूनिट्स पीछे जाएगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री। ये बात मेरे हिसाब से आपको इस सवाल में समझ में आई होगी। खैर यहां जो पहला पार्ट था वो तो हमने सॉल्व कर दिया है, पहले और दूसरे में कौन सा सही है, a। अब बात आती है कि आपसे पूछ रहा है एट x इक्वल्स टू 3, एट x इक्वल्स टू 3 द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम। तो भाई साहब ये गलत है, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल सी ये चीज यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे चाहिए होगा एक खाली पेज, खाली स्लाइड, है ना, ऑनलाइन जमाना है अब तो पेज नहीं स्लाइड, ठीक है। तो खाली स्लाइड हमें चाहिए होगी, तो खाली स्लाइड पे हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे यही कि यार टोटल एनर्जी जो थी x इक्वल्स टू 5 पे, तो x इक्वल्स टू 3 पर पहुंचने पर भी टोटल एनर्जी तो वही रहेगी, है कि नहीं। और यहां हम बोलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी एट x इक्वल्स टू 5, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ x इक्वल्स टू 5 इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट x इक्वल्स टू 3 एंड पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल्स टू 3। तो आपको तो ये पता ही है कि ये सम तो आपका कितना 69 आना ही आना है, क्योंकि क्यों बार बार उसको सॉल्व करूं, तो निकाल ही लिया मैंने। अब काइनेटिक एनर्जी आपको निकाल लिया तो पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल्स टू 3 कितनी आएगी, भाई यहां 3 डालो आपको 15 मिल जाएगा, जो कि यहां दिया भी गया है, ठीक है। इस सवाल में आपको दिया गया है, वैसे देने की जरूरत नहीं थी, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। तो बस आपको यहां से काइनेटिक एनर्जी जो आएगी x इक्वल्स टू 3 पे, जिसको आप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं, जिसको आप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं, वो आ जाएगी 69 माइनस 15। तो भाई 9 माइनस 5 आपका आ गया 4, और 6 माइनस 1 आपका आ गया कितना 54, मतलब 6 माइनस 1 आ गया आपका 5, तो ये आ गया कितना टोटल 54 जूल्स। तो यहां से आपका ये डी ऑप्शन जो है वो भी सही होगा। इस तरीके से आप यहां पर इस टाइप के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल देखते हैं, है ना। अब हम, ये तो आपके 2 होमवर्क क्वेश्चन थे, तो अगला सवाल देखा जाए। अब ये सवाल कितने भी कैसे भी घुमा फिरा के बना दो, एकदम रद्दी सवाल है, एकदम इजी सवाल है, इनमें कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, थोड़ा सा आपको हल्का सा जो है सोचना आना चाहिए, है ना, चीजों को फील करना आना चाहिए, तो आप आराम से ये सवाल चुटकियों में निपटा दोगे। यहाँ कुछ नहीं है, एकदम हलवा सवाल है, फ्री के नंबर है ऐसे सवालों में। कैसे देखते हैं जरा, पहले तो बात करते हैं कि भाई यहाँ पे क्या कहा गया है ना। तो कह रहा है भाई साहब कि यहाँ पे पार्टिकल को हमने रिलीज कर दिया है, एक मिनट, इसमें पार्टिकल के मास की भी फॉर्मेशन ना, मास की भी, हाँ क्योंकि आ रहा है ना इधर। चलिए मास की हम बात एक बार कर लेते हैं, एक बार जस्ट मुझे चेक करना पड़ेगा मास के लिए। खैर बिना मास के भी वैसे हम देख सकते हैं। मैं अपना भैया एक बार जस्ट मास जरूरत अपने को आगे पीछे कहीं ना पढ़ने ही है, बस कुछ सेकेंड्स कुछ सेकेंड्स कुछ सेकेंड। ओके, मास है इसका अपने पास 2 kg। यहाँ खैर हालांकि मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी आगे। सवाल क्या है, सवाल को सुने सबसे पहले, ठीक है ना, तो शायद बाकी भी और चीज ठीक है, बाकी सब कुछ अपने तो इस सवाल में आप देखिए क्या कहा गया, आपको कहा गया द पार्टिकल इज रिलीज्ड एट द ओरिजिन। कहां से रिलीज किया गया, ओरिजिन से इसको रिलीज किया गया। देन अब आपसे पूछ रहा है कि वो कहां जाएगा, तो आपको कुछ नहीं देखना, बस आपको स्लोप देखना है। ओरिजिन पे अगर आप देखोगे, ओरिजिन के ऊपर आपको जो स्लोप दिख रहा है इस कर्व का, वो कुछ ऐसा जाता हुआ दिख रहा है, बस बाकी मैं और कुछ बात नहीं करूंगा।
यहां अगर वो पार्टिकल है अभी उपस्थित, पार्टिकल कहां है अभी, यहां है, तो पार्टिकल अगर अभी यहां पर है तो स्लोप आपका कैसा दिख रहा है कर्व का, पॉजिटिव, तो फोर्स कैसा आ रहा होगा इस पे, नेगेटिव। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। रिलीज किया है तो इधर ही जाएगा, है ना। हाँ, कुछ फोर्स इधर लग रहा है, कुछ अगर इसकी वेलोसिटी होती, मान लो वेलोसिटी इधर होती या इधर होती, तो फिर मैं कह सकता था कि यार इधर वेलोसिटी तो इधर जाएगा, इधर वेलोसिटी तो इधर ही जाएगा। लेकिन अगर रेस्ट से रिलीज किया तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में जाएगा। इट विल मूव टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड इट्स सब्सिक्वेंट मोशन कैन नॉट बी डिसाइडेड ड्यू टू, तो यहाँ पे तो एकदम रद्दी सवाल था ये, है ना। बी एकदम जो है अपना सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड सवाल है अगला जो है, उसमें आपको क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है द पार्टिकल इज रिलीज्ड एट x इक्वल्स टू 2 प्लस डेल्टा। डेल्टा मतलब 2 से थोड़ा सा बड़ा, डेल्टा मतलब थोड़ा सा बड़ा, आपको बता दिया डेल्टा टेंडिंग टू 0। डेल्टा एक बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी है और पॉजिटिव। देन इट्स मैक्सिमम स्पीड इन द सब्सिक्वेंट मोशन विल बी। चलिए पहले कर्व देखते हैं हम, कर्व अपने को कैसा दिया गया। ये रहा x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी बताई गई है आपको कितनी, अच्छा है पोटेंशियल एनर्जी और x का कर्व है भाई, है ना, पहले ही बता दूं मैं। पोटेंशियल एनर्जी और x का कर्व है, तो यहाँ x इक्वल टू 2 पे आपको पोटेंशियल एनर्जी बताई गई है 10, और इसको कहां से रिलीज किया, थोड़ा सा आगे से, मतलब इक्विलिब्रियम पे नहीं है वो, इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे, तो स्लोप कैसा है, नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव तो फोर्स कैसा आएगा, पॉजिटिव। यहां पे फोर्स इस तरफ धक्का लगेगा और ये इस तरफ जाएगा। आपसे इस सवाल में पूछा है कि मैक्सिमम स्पीड कहां आएगी, तो भाई ऐसा कर लेते हैं, एक बार हम कर्व बना लेते हैं वापस से यहां पर, ठीक है। तो ये जो अपना कर्व आ रहा है, कर्व कैसा आ रहा है अपने पास, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, तो कर्व कुछ ऐसा आ रहा है, ऊपर नीचे और ऊपर, शायद ऐसा ही। और हमें कहा गया है, अभी मैं टू वाले की ही बात करूंगा, 2 पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 10, और अब मैक्सिमम स्पीड कहां आएगी भाई, आप खुद सोचो। यहां पे जब पार्टिकल है, कहां पे, यहां पे जब पार्टिकल है, इसको यहां से थोड़ा सा आगे ले जाके रिलीज कर दिया, थोड़ा सा आगे ले जाके मतलब लगभग 2 ही मानना है, लेकिन वो जाएगा इधर, अब जाएगा इधर, तो जैसे ही वो आगे जाता जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी आपको दिख रही है कम होती जा रही है, 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 कम होती जा रही है। यहां सबसे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, जब वो यहां पहुंचेगा तब उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। एनर्जी कंजर्वेशन, सिंपल सी बात है। हम और कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, यहां सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है इस पे, और कंजर्वेटिव फोर्स तो मतलब एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो आपने जैसे इसको यहां से छोड़ा तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपको यहां मिलेगी। अब यहां की पोटेंशियल एनर्जी भैया हम देख लेते हैं कितनी है, वो है -15, -15। तो यहां मास की जरूरत पड़ेगी जो 2 kg लिया गया है। तो अब मैं कह सकता हूं कि वही सेम कहानी, क्या कि काइनेटिक एनर्जी एट x इक्वल्स टू 2, पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट x इक्वल्स टू, भाई साहब ये कितना है, 5, x इक्वल्स टू 5 है। ये सब सवाल में दिया हुआ है, वो कर्व में दिया गया है ना, ये देखो 5, ये 5 दिया गया। तो काइनेटिक एनर्जी एट x इक्वल्स टू 5 प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल्स टू 5। यहां पे काइनेटिक एनर्जी एट 2 रेस्ट से रिलीज किया इसलिए 0, पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 10, क्योंकि वो प्लस डेल्टा है तो ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। यहां की काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूं हाफ mv मैक्स का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी अपने पास आ जाएगी -15। तो 2 से 2 यहां पे कट जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा 25, तो v मैक्स का स्क्वायर जो है वो आ रहा है 25, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 5। बड़ी आसानी से आप यहां पर चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सवाल जो है मतलब बहुत ही आसान से सवाल रहेंगे, इस पे कुछ खास करना नहीं होगा। अब मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा सा, इस सवाल को, ये सवाल तो खैर यहीं पे खत्म हो गया, लेकिन इस सवाल को हम थोड़ा सा और आगे, इसमें जो नहीं पूछा गया है वो भी मैं पूछ लेता हूं यहां, है ना। तो इस सवाल को पहले एक बार बना लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो भाई साहब हमारे पास जो है पहली तो कौन कौन सी, ये तो आ गई अपनी पोटेंशियल एनर्जी वाली एक्सिस, ये आ गई अपनी एक्स पोजीशन, और हमारा जो कर्व है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, ये ऊपर कर्व जो अपना दिख रहा है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, ऊपर नीचे ऊपर और फिर ज्यादा ऊपर, है ना, कुछ इस टाइप का कर्व दिख रहा है। थोड़ा बड़ा बना देते हैं जिससे कि चीजें किसी सही दिखे, ऐसा ही ऊपर नीचे
कोई बात नहीं। तो ये जो आ रहा है अपने पास, ये दिया गया है 15, ये जो आ रहा है ये दिया गया है 10, और क्या क्या है 10 15, और ये जो दिया गया है ये टॉप मोस्ट, ये दिया गया है आपको 20, और दिया गया है हमें 10 15, ये -12 और ये दिया गया है -12 और ये दिया गया है -15। ठीक है, अब इन पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। -10, 5 2 5 10, कौन से मैक्सिमम? हाँ, ये जहां पे मैक्सिमम आ रहा है ये -10, ये आ रहा है -5, ये आ रहा है अपने पास 2, ये आ रहा है अपने पास 5, और ये आ रहा है अपने पास कितना 10। अब जो है हमारे पास मामला यहां तक ये ही दे रखा है, इसके अलावा और हमें कुछ नहीं। अब बात को सुनो, अब अगर मैं यहां आपसे कुछ पूछता हूं, मैंने कहा यार यहां कहां कहां स्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसको इस कर्व की ऐसा करते हैं पूरी जांच पड़ताल कर लेते हैं इस कर्व की। मैंने पूछा कहां कहां स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई साहब यहां स्टेबल इक्विलिब्रियम कहां कहां है, करते हैं इसको डुप्लीकेट भी कर, हाँ जी, तो कहां कहां यह स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो यहां जो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा साफ साफ दिख रहा है हमें, एट x इक्वल्स टू -5, शेप ऐसा है, एट x इक्वल्स टू +5, तो एट x इक्वल्स टू -5 एंड +5, ठीक है, -5 एंड +5 आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि भाई साहब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहां है, बड़े ही आसानी से आप कह सकते हो कि यार अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जो है वो है -10 पे और 10 पे, क्या आ जा रहा है -10, 2 और 10, ये आपके अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट्स है ना। अब बात ये आती है कि ऑसिलेशंस जो होंगे वो ऑब्वियसली स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट्स पे ही होंगे। जैसे मान लो अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि कई बार सवाल यहां पे ऐसे भी पूछ लेता है कि आपको बोलेगा कि यार यहां पे वो पार्टिकल रखा हुआ है, अब उसको कितनी हम वेलोसिटी दें जिससे कि वो इंफिनिटी पे पहुंच जाए, ऐसा कुछ कई बार कुछ पूछ लिया जाता है, कितनी वेलोसिटी दें उसको कि वो कहां पहुंच जाए, इनफिनिटी पे पहुंच जाए। जैसे मान लो मैं यहां पे आपसे सवाल पूछता हूं, आगे ही बढ़ते हैं, मैं यहां मान लीजिए आपसे सवाल पूछता हूं, पार्टिकल अपना रखा हुआ है x इक्वल्स टू 5 पे, ध्यान से सुनना, पार्टिकल इज प्लेस्ड एट कहां, x इक्वल्स टू 5, पार्टिकल जो है वो x इक्वल्स टू 5 पे रखा है, तुम बोलोगे ठीक है सर x इक्वल्स टू 5 पे रखा है पार्टिकल। अब मैं कह रहा हूं यार मुझे ये पता करना है कि इसको, अच्छा कैसा है ये, ऑब्वियसली स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ऑब्वियसली ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अब मुझे पता करना है कि यार इस पार्टिकल को मुझे है ना इन्फिनिटी पे पहुंचाना है। सबसे पहले आपका जो दिमाग में बात आनी चाहिए वो ये कि कौन सा इन्फिनिटी, क्या पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी। हाँ, अगर सवाल में आपको सिर्फ इन्फिनिटी कहा गया है तो दोनों में से कोई भी एक इन्फिनिटी हो सकता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो सवाल अब ये बनता है कि मुझे इस पार्टिकल को पॉजिटिव इन्फिनिटी पर पहुंचाना है कैसे भी करके, तो व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी, व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी सच दैट दिस पार्टिकल कैन रीच अप टू पॉजिटिव इनफाइनाइट। एक सवाल हम यहां पे लिख लेते हैं, हाँ एक सवाल हम यहां पे लिख लेते हैं क्या, कि व्हाट शुड बी, या ऐसा लिख लेता हूं, मिनिमम स्पीड required to reach पॉजिटिव इंफिनिटी, है ना। इसके लिए बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली पार्टिकल के लिए बात कर रहे हैं, तो उस पार्टिकल के पास कितनी स्पीड होनी चाहिए। अब इस बात को आप समझो, अगर आपको इंफिनिटी पे जाना है तो यहां से लेकर यहां तक ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के इस साइड में अगर आप देखेंगे, आपको ये समझ में आना चाहिए इस पॉइंट को क्रॉस कर जाने के बाद, 10 वाले पॉइंट को क्रॉस कर जाने के बाद पार्टिकल के ऊपर अपने आप फोर्स ऑटोमेटिकली इस डायरेक्शन में लगने लग जाएगा। क्यों? इसके बाद स्लोप है नेगेटिव, तो फोर्स होगा पॉजिटिव।
तो इस 10 को क्रॉस करने के बाद तो तुम्हारे पास एनर्जी हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता है, फोर्स खींच के ले जाएगा उसको। लेकिन हाँ 10 से पहले जब आप बात करेंगे फोर्स आपका ऐसा लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब अगर 5 से आपने इस पार्टिकल को कुछ वेलोसिटी दी और वो 10 पे पहुंचने से पहले ही अगर रुक गया तो फिर ये फोर्स उसको वापस पीछे खींच लाएगा, आगे नहीं जाने देगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि यार कम से कम इतनी एनर्जी मैं दूं कि वो 10 से पहले नहीं रुक पाए, इतनी एनर्जी दूं कि वो 10 तक पहुंच जाए। अब हाँ ये बात मैं जानता हूं कि अगर आप वो वेलोसिटी देते हो जो 10 तक इसको पहुंचा दे, तो 10 तक पहुंचने के बाद मतलब 10 तक पहुंचा दे, मतलब रुके तो 10 पे जाके रुके। तो एक बार बात कर लेते हैं। मैंने कहा मैं इतनी वेलोसिटी दे रहा हूं जिससे कि वो 10 पे जा पहुंचे, कितने वेलोसिटी से? 0 वेलोसिटी से। इस एनर्जी कम, काइनेटिक एनर्जी कम होते 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 0 यहां हुई, उससे पहले 0 नहीं होनी चाहिए, उससे पहले नहीं रुकना चाहिए। यहां रुक जाए कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। तो हमने कहा टोटल एनर्जी या ऐसा बोल देते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एट x इक्वल्स टू 5, potential energy at x equals to 5 is equals to kinetic energy at x equals to 10 and potential energy at x equals to 10। वहां पहुंचने के लिए कम से कम इतना होना चाहिए कि वहां जाके ये रुके, है ना। इतनी एनर्जी तो दो कि यहां तक पहुंच पाए, तो यहां जाके वो रुका होगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी दी होगी भाई? हाफ m v स्क्वायर। कम से कम इतनी वेलोसिटी आपने दी होगी, कम से कम इतनी। इससे ज्यादा दे दोगे तो पहुंच ही जाएगा। इससे कि ये काइनेटिक एनर्जी मिली। और 5 पे कितनी है पोटेंशियल एनर्जी? -15, ये 0। और 10 पे कितनी है आपके पास? 20, ठीक है ना। आपका जो मिनिमम वेलोसिटी आएगी 20 है ना, वहां पे मिनिमम वेलोसिटी आएगी 20 + 15 जो कि आ जाएगा 35 का रूट, क्योंकि ये 2 से 2 तो कट गया। तो रूट ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी विच इज रिक्वायर्ड, है ना, जिससे कि वो पार्टिकल कहां पहुंच पाएगा? इन्फिनिटी पे पहुंच पाएगा। अब कई बार होता है वो डायरेक्शन भी पूछता है कि भैया किस डायरेक्शन में इसको फेंका जाए। तुम बोलोगे कि सर देखो मैं अगर इसको इधर फेंक दूंगा, सही बात है, इधर फेंक दूंगा तो वो यहां तक जाएगा और आगे निकल जाएगा। अच्छा कोई ऐसा भी बोल सकता है सर आगे क्यों निकलेगा, वो तो यहाँ पे जाके रुक गया। आपने जब रूट ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दी तो वो यहां जाके रुकेगा, और रुकेगा तो ये तो इक्विलिब्रियम में तो रुका ही रह जाएगा। मैंने कहा यार थोड़ी सी ज्यादा दे दो। तुम कह रहे हो रूट ऑफ 35 पे यहां जाके रुक जाता है, तो मैंने कहा थोड़ी सी ज्यादा दे दूंगा तो यहां जाके रुकेगा नहीं, यहां पे जाके थोड़ी सी वेलोसिटी रहेगी, एकदम हल्का सा बाउंड्री को क्रॉस कर जाएगा और फिर तो फोर्स ले जाएगा। उसके बाद तो इसको फोर्स खींच के ले जाएगा। तो रूट ऑफ 35 से थोड़ी सी ज्यादा वेलोसिटी क्या होगी? वो प्लस .0.000000000001, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल्स टू यही रहेगी। बात मेरे हिसाब से समझ में आई होगी। अब मैं जो कहना चाह रहा हूं वो सुनो। किसी ने कहा सर अगर मैं इसको उल्टा फेंक देता तो इधर, तो यार तुम उल्टा फेंकते तो ये तुमको समझ में आना चाहिए कि यहां तक स्लोप नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव है, तो यहां से जब ये यहां जाएगा, मतलब आपने इसको कितनी वेलोसिटी दे दी? आपने इसको कुछ इतनी वेलोसिटी दे दी, टोटल एनर्जी आपकी आ जा रही है कितनी? 20। एक तरीके से यहां कितनी एनर्जी दे दी आपने? कितनी काइनेटिक एनर्जी दे दी कि टोटल हो गई 20। अगर आप इधर वेलोसिटी दे देते हैं, इधर 20, इधर ये 20 वेलोसिटी देने पर वो यहां पहुंचता, पोटेंशियल कितनी है? 10, काइनेटिक कितनी रहती? 10। फिर वो आगे जाता तो इसको वापस काइनेटिक बढ़ने लग जाती, यहां पहुंचता तो पोटेंशियल है -5, ठीक है, तो काइनेटिक हो जाती 25, काइनेटिक एनर्जी और बढ़ गई। बात समझ में आ रही है आपके? आपने क्या किया? टोटल एनर्जी 20 कह रहा हूं ना मैं, 15 ये आया और हाँ, तो टोटल एनर्जी अपने पास आनी चाहिए कितनी? 20। हाँ जी, तो टोटल एनर्जी अगर आपके पास 20 है तो जैसे ही आप यहां से यहां पहुंचोगे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी? काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपकी पोटेंशियल बढ़ गई है। तो जैसे जैसे यहां पहुंचोगे तो पोटेंशियल आपकी कम हो गई, कितनी हो गई? 12, -12। पोटेंशियल -12 हो गई तो कितना था? 20, और पोटेंशियल है आपके पास -12, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी यहाँ पे थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, है ना। और फिर आपकी पोटेंशियल एनर्जी जैसे बढ़ने लगेगी तो काइनेटिक कम होने लगेगी, काइनेटिक जो है वो क्या होने लगेगी? वो कम होने लगेगी। तो आप समझे
कि आप अगर यहां से आपने यहां वेलोसिटी दे दी, आपको यह बात समझनी है, आपने जो ये वेलोसिटी रूट ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड दी थी, इससे वो कहां जाके रुकेगा, वो ऐसी जगह जाके रुक सकता है जहां पे पोटेंशियल 20 हो जाए। तो क्या इस साइड कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी 20 हो रही है क्या? अगर आपने यही रूट ऑफ 35 इधर दिया तो ये वहां जाके रुकेगा जहां पोटेंशियल एनर्जी 20 होगी। तो क्या ये पोटेंशियल एनर्जी कहीं 20 हो रही है? नहीं। तो ये कहीं नहीं रुकेगा, ये कहीं नहीं रुकेगा। ये अगर इंफिनिटी में भी पहुंचेगा तो क्या होगा कि भाई ये रुकेगा नहीं वहां पे फाइनली। आपको ये बात समझ के चले, तो ये रुकेगा नहीं, ठीक है ना। तो कुछ वेलोसिटी लेके पहुंचेगा ये इंफिनिटी। अच्छा, तो सर अगर और किसी जगह की बात करें तो, जैसे मान लो ये -5 को लेके चला तो मैं, बिल्कुल आप -5 को भी लेके चल सकते। यही बात अगर आपसे -5 के लिए पूछ ली जाए, क्या कि मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड या मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड, मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू रीच पॉजिटिव इंफिनिटी, है ना। अच्छा, एक और चीज, यहां मैंने पॉजिटिव इंफिनिटी की बात करी, आप नेगेटिव इंफिनिटी पे पहुंचाना हो तो मिनिमम तो वैल्यू बदल जाएगी, क्योंकि नेगेटिव इंफिनिटी पे पहुंचाना है तो आपको बस इस वाले हिस्से तक पहुंचाना है। यहां से वो कैसे भी करके यहां आ जाए, यहां से यहां जब वो आएगा उसके बाद तो क्या होगा, उसके बाद तो भैया फोर्स अपने आप खींच के ले जाएगा इसको, तो रिजल्ट अलग आएगा। नेगेटिव इंफिनिटी पे पहुंचाने के लिए रूट ऑफ 35 नहीं आएगा, नेगेटिव इंफिनिटी पे पहुंचाने के लिए क्या होना चाहिए कि आपकी काइनेटिक एनर्जी कम से कम इतनी हो, ये और ये -15 मिलके यहां जाके वो रुक जाए, मतलब ये 15 आ जाए, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी कितनी, 30। तो वेलोसिटी जो आ जाएगी मिनिमम वो आ जाएगी रूट ऑफ 30, किसके लिए, माइनस इंफिनिटी पहुंचाने के लिए। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। तो माइनस इंफिनिटी पे पहुंचाने के लिए कम स्पीड चाहिए, प्लस इंफिनिटी पे पहुंचाने के लिए ज्यादा स्पीड चाहिए। ये बात है आपकी, माइनस इंफिनिटी पे पहुंचाना है तो मिनिमम स्पीड में, तो ये मिनिमम स्पीड है। ऐसे ही जब आप यहां देखोगे तो यहां से अगर आपको प्लस इंफिनिटी पे पहुंचाना है तो आपके पास दो पीक आ रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला, तो आपको कैसे भी करके यहां तक जाना ही है भाई साहब, यहां तक जाना है। कि अगर आप इससे पहले रुक जाते हैं तो दिक्कत है, तो यहां से बाकी कितने भी पीक है उनको भाड़ में जाने दो, एनर्जी तो कंजर्व है। यहां से आप यहां तक पहुंचा दो इसको, खत्म, तो आपका काम हो जाएगा। तो ये आप होमवर्क में ले सकते हैं ना, ये जो है आप होमवर्क में लिख सकते हैं इसको। ऐसे ही अगर आपको इधर भेजना है ना, किधर भेजना है, इधर, इधर भेजना है, तो अब मैं देखो जो बात कह रहा हूं वो अभी समझाता हूं, ये बड़ी प्यारी चीज है तो मैं उधर भी बता सकता था, लेकिन इस चीज को थोड़ा समझना। अगर मैंने कहा कि मुझे कहां जाना है, माइनस इंफिनिटी जाना है, कहां से, -5 से, ये इस वाले 5 के लिए भी माइनस इंफिनिटी के लिए वैलिड होगी ये चीज, ध्यान से सुनना पूरी बात। तो आप बोलोगे ठीक है सर माइनस इंफिनिटी पे आपको जाना है तो 5 पे आप थे, आप ये होमवर्क नहीं है भाई, ये मैं करा रहा हूं। आप इतनी वेलोसिटी इसको देंगे, आप इतनी वेलोसिटी कम से कम इसको देंगे कि यहां तक पहुंच जाए। यहां एक बार पहुंच गया उसके बाद तो फोर्स ले जाएगा, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहां से यहां पहुंचे, उससे पहले नहीं रुके वो, बस हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि भाई टोटल एनर्जी एट x इक्वल्स टू -5 एंड टोटल एनर्जी एट x इक्वल्स टू -10। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी दी जाए, तो मैंने कहा भाई साहब इतनी दे दो, 12 mv मिनिमम का स्क्वायर, आपका m2 के जीता तो ये कट गया, और पोटेंशियल कितनी है वो है -12, और यहां जाके रुक जाता है तो यहां पोटेंशियल कितनी है वो है 15, ठीक है। और जो है काइनेटिक वहां जाके रुकेगा तो काइनेटिक तो 0 हो जाएगी। अब यहां से अगर आप देखोगे तो ये आपका v मिनिमम आ रहा है कितना, ऑफ 27, ठीक है, रूट ऑफ 27 मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी अगर इसको दे दोगे तो ये इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। अब सुनो बात, ये वेलोसिटी अगर कोई कहे भाई साहब मैंने दे दी यहां, किधर, यहां दे दी, इधर देने की जगह इधर दे दी, जैसे ही मैं रूट ऑफ 27 इधर दूंगा तो क्या होगा, ये कहां तक पहुंचेगा, ये यहां तक पहुंच जाएगा। कि देखो
जब आप रूट ऑफ 27 दे रहे थे तो ये ऐसी जगह जाके रुकता था जहां पे 15 पोटेंशियल एनर्जी हो। अब आपने इधर रूट ऑफ 27 दे दी तो ये ऐसी जगह जाके रुकेगा जहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, 15 हो। बात समझ रहे हो? अब जैसे ही यहां जाके रुकेगा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फोर्स इसको वापस खींच लाएगा। तो यहां इस वाले केस में ये मिनिमम स्पीड आप चाहे इधर दोगे तो भी इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा नेगेटिव, और अगर इधर भी दे दी तो ये ऐसा जाएगा यहां तक। ये 15 मतलब एक्स की वैल्यू 15 नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी 15। ये ऐसा जाएगा कहीं यहां जाके रुकेगा और रुकने के बाद वापस पीछे आएगा और फिर पहुंचेगा इंफिनिटी पे। तो इसके साथ कोई लफड़ा नहीं है, चाहे आप पॉजिटिव डायरेक्शन में दे दो कि नेगेटिव डायरेक्शन में दे दो। यू कैन थ्रो इन एनी डायरेक्शन, you can provide this velocity in any direction either in positive x or negative x, same। लेकिन आपको पता है ये जो रिजल्ट मैंने निकाला 35 इधर ही देनी पड़ेगी, क्योंकि इधर दोगे तब तो इसको क्रॉस कर जाएगा और इधर दोगे तो इसको क्रॉस कर जाएगा। क्योंकि बात समझो, 35 जब आप दे रहे हो तो वो रुकता कहां है, जब 20 आए तो भाई साहब इधर रुक ही नहीं पाएगा क्योंकि कहीं पे 20 आ ही नहीं रहा, तो इधर ही देनी पड़ेगी। इसके साथ जब यहां पे आप बात करते हो रूट ऑफ 35 की तो इधर ही आपको देनी पड़ेगी वो, ठीक है। हाँ, इधर भी जब आप रूट 30 की बात करोगे, मान लो कोई कह रहा है भाई साहब नेगेटिव इन्फिनिटी पहुंचाने के लिए रूट 30 इधर देनी पड़ेगी, सही बात है, और इधर दे दी तो जब आप रूट 30 इसकी स्पीड देते हो तो ये कहां जाके रुकता है, जहां पोटेंशियल 15 आती है। तो अगर आपने रूट 30 यहां भी दे दी तो भी क्या होगा, वो यहां तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा, उससे पहले ही रुक जाएगा, और पहले रुक जाएगा तो वापस पीछे आएगा। तो आपको पता है इस वाले सवाल के लिए, ऐसा नहीं कि हर बार, ऐसे सवाल के लिए, इस सवाल के लिए इन दोनों स्टेबल पोजीशन से अगर आप रूट जो भी या नेगेटिव एक्स एक्सिस पे पहुंचाना चाहते हो, नेगेटिव इन्फिनिटी पे पहुंचाना चाहते हो, तो आपको वेलोसिटी कितनी देनी पड़ेगी, आपको एनर्जी कंजर्वेशन से जो वेलोसिटी वो निकालो, लेकिन किस डायरेक्शन में देनी पड़ेगी, चाहे इधर दे दो कि इधर दे दो, सेम वो इंफिनिटी पे माइनस इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस सवाल की। इस सवाल में क्या दिया गया है, इस सवाल में आपको दिया गया है कि पोटेंशियल एनर्जी इन एसआई यूनिट ऑफ अ पार्ट, ये एसआई लिखा हुआ है, एसआई यूनिट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg इन अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड इज इतना, ठीक है भाई साहब। आपको ये कहा गया है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 6x माइनस 8y पोटेंशियल एनर्जी दी गई है, पोटेंशियल एनर्जी ये दी गई है, और यहां आपको कह रहा है कि इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इतना, तो इनिशियल वेलोसिटी जो है उसको मैं v इनिशियल लिख देता हूं, नहीं u और u में कंफ्यूज होते रहेंगे, है ना, वो कैपिटल U है ये स्मॉल u है, तो इसको मैं v इनिशियली लिख देता हूं। कितनी आ रही है ये 1.5 i कैप प्लस 2। तो आपसे कह रहा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट 2 कि भैया टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा, कितने सेकंड्स में, 2 सेकंड्स में। सबसे पहली बात तो यहाँ पे दिमाग की दही हो जाती है डिस्टेंस को देखकर, कि डिस्टेंस जब भी कहीं पूछ रहा है तो लफड़ा है, लेकिन एक बार थोड़ा सा इसको देखते हैं और एक बार फोर्स को निकाल के देखते हैं। तो फोर्स अगर मैं निकालूंगा तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट कैसे निकलेगा, इसको डिफरेंशिएट करना है, लेकिन वाई को कांस्टेंट मान के डिफरेंशिएट, तो माइनस इसका डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, पूरे का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कितना आएगा, 6 कांस्टेंट है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, 8y पूरा का पूरा कांस्टेंट माना जाएगा क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है, तो y को आप क्या मानोगे, कांस्टेंट, क्या आ जाएगा माइनस का 6i कैप। ऐसे ही जब इसको डिफरेंशिएट करोगे, सॉरी fy जब आप निकालोगे, fy क्या ये नहीं समझ, fx जो आपको निकालना है उसका फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। तो आपके पास u कितना दे रखा है, वो दे रखा है हमें इतना, बस इसका मतलब ये है कि सिर्फ x को कांस्टेंट वेरिएबल ट्रीट करना है, तो x को वेरिएबल ट्रीट करना है, तो x कांस्टेंट, सॉरी x कांस्टेंट हो गया, 6 कांस्टेंट हो गया, x जो है वो आ गया 1 और 8y पूरा कांस्टेंट हो गया, तो ये आ गया 0, तो ये आ गया माइनस का 6। ऐसे ही जब आपकी बात होगी किसके लिए, fy के लिए, तो ये आ जाएगा आपके पास कुछ ऐसे, तो यहां पर हम क्या कहेंगे, ये आ जाएगा 6x माइनस y, तो यहाँ 6x, तो 6x पूरा का पूरा कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा और ये आ जाएगा प्लस का 8। आपका जो फोर्स आ रहा है, इस फोर्स में खासियत आ रही है कि ये फोर्स जो है वो कैसा आ रहा है,
वो आ रहा है एक तरीके से 6i कैप प्लस 8j कैप। क्या ये फोर्स एंटी पैरेलल नहीं है आपकी इनिशियल वेलोसिटी के? बिल्कुल है। अगर आप देखोगे कि इसको इनिशियल वेलोसिटी को आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको -4 से, सॉरी 4 से ही, -4 से 4 से ही, एंटी पैरेलल नहीं पैरेलल है। इनिशियल वेलोसिटी को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ये मिल जाता है। यहां से सीधा सीधा मुझे पता लग रहा है, ठीक है, क्या ये भाई साहब हमारा फोर्स और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है, मतलब यहां एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन है कांस्टेंट। कितना है? वो आ जाएगा फोर्स अपॉन मास, तो ये आ जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप। और एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी, तो अब डिस्टेंस ही क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर एक ही लाइन के अलोंग मोशन हो रहा है तो यहां तो सवाल में जो अपने को दुविधा थी ना, वो दुविधा अब हमारी अब रही नहीं। क्यों नहीं रही भाई? दुविधा क्या थी? दुविधा थी डिस्टेंस के साथ। कर्व्ड मोशन आ गया तो क्या होगा? तो हमारी दुविधा ये थी कि भाई साहब अगर कर्व्ड शेप आ गया तो क्या होगा? बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो यहां पे क्योंकि फोर्स, क्योंकि अपना एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी पैरेलल है, तो मोशन जो है वो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, कोई लफड़ा ही नहीं है। तो आप क्या लगा दो यहां पर? डिस्प्लेसमेंट निकाल दो। तो ये मैं लगा देता हूं S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT। अब अक्सर आप लोग है ना अलग तरीके से लगाते हो, मैं थोड़ा सा इधर अलग तरीके से लगा रहा हूं, जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए। इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसा वेक्टर फॉर्म में भी लग सकते हैं, कोई लफड़ा नहीं। मैं तुमको एक इक्वेशन ऑफ मोशन का वेक्टर फॉर्म में रिजल्ट लिख के बताता हूँ। जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप आई कैप, जे कैप और के कैप में वैल्यूज को रख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको एक्स, वाई और जेड में अलग अलग लगाएं। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो डायरेक्ट ए की वैल्यू आई कैप, जे कैप, के कैप में रखें, यू की वैल्यू आई कैप, जे कैप, के कैप में रखें, आपको वेलोसिटी भी आई कैप, जे कैप, के कैप में मिल जाएगी। ऐसे जो आ जाएगा वो आ जाएगा कितना? यू वेक्टर टी प्लस हाफ ए वेक्टर टी स्क्वायर। मैं करके बताऊंगा अभी। ऐसे ही वी वेक्टर का स्क्वायर, यू वेक्टर का स्क्वायर। आपको पता होगा किसी भी वेक्टर का स्क्वायर जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट से ही लिया जाता है। मतलब नहीं पता हो तो मैं समझा देता हूं। ए डॉट ए का मतलब होता है ए स्क्वायर, और इसको आप ए वेक्टर का स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो थर्ड इक्वेशन को आप ऐसा बोल सकते हैं वी स्क्वायर मतलब वी वेक्टर का स्क्वायर, इसको वी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यू स्क्वायर मतलब यू वेक्टर का स्क्वायर। और 2AS, तो वहां पे ए और एस का डॉट प्रोडक्ट आ जाता है। ये आपकी जो है ना इक्वेशन ऑफ मोशन है वेक्टर फॉर्म में, ध्यान रखना ये डॉट प्रोडक्ट आ जाता है। ठीक है, सीधे आई कैप, जे कैप और के कैप उठा के पटक सकते हो। तो खैर मैं यहाँ पे ये लगा रहा हूं। अब ध्यान से सुनो, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी भाई साहब? इनिशियल वेलोसिटी थी माइनस का 1.5 प्लस 2, तो मैं एज इट इज ये रख दूंगा 1.5 आई कैप प्लस 2 जे कैप। जस्ट एक अलग तरीके से करना बता रहा हूं। बाकी आप ये भी कर सकते हो कि u का मैग्नीट्यूड निकाल लो, a का मैग्नीट्यूड निकाल लो, और फिर s इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा दो, उससे भी सही आंसर आएगा। इससे भी सही आंसर आएगा। जस्ट आपको एक अलग तरीका दे रहा हूं मैं, है ना, कि ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, वैसे तो आप कर ही लोगे, ऐसे मैं करके बता देता हूँ। 2 का स्क्वायर जो आ जाएगा 4। अब यहां से ये कटा, ये कटा, ये 2 आ गया। अब जो आपके पास मामला आ जाएगा कितना आएगा? 3 to 6, 6 माइनस का 6 आएगा, और माइनस का ये तो माइनस का 7.5 आई कैप। ऐसे ही फिर ये आ जाएगा 4 to 8, और ये आ जाएगा अपने पास 10J। ये आपका जो है डिस्प्लेसमेंट आ गया। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप ये कर लीजिए कि 7.5, क्या लिख देंगे? 7.5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, और यही आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेना इस तरीके से। इस तरीके से आप चीजों को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक और सवाल देखते हैं, ठीक है, एक और सवाल देखते हैं। तो पहले टाइम देख लेते हैं। एक और सवाल देखते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है? आपको कह रहा है कि सिंगल कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट्स ऑन 1 kg पार्टिकल दैट मूव्स अलोंग x एक्सिस, द पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय। अब जो सवाल हमने किया था ना, ये कुछ वैसा ही सवाल है, तो बस उसमें वो x-3 था, यहाँ थोड़ा सा अलग आ गया। ध्यान आ रहा है ये वाला सवाल? कौन सा?
कुछ नया नहीं है, वैसा ही फंक्शन है, बस वहां पे ये 15 प्लस एक्स माइनस 3 का स्क्वायर था, वहां पे फंक्शन कुछ अलग आ रहा है, ठीक है। यहाँ आ रहा है 20 प्लस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब इसका अगर कर्व अगर आप प्लॉट करना चाहेंगे तो आप बड़े आसानी से कर्व प्लॉट कर सकते हैं। पहली बात पैराबोलिक इक्वेशन आएगी, दूसरी बात एक्स स्क्वायर तो उसका कोएफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है, तो अपवर्ड कॉन्केविटी आएगी, ऊपर की तरफ पैराबोला मुंह खोलेगा और इसकी मिनिमम वैल्यू एक्स इक्वल टू 2 पे आ रही है, ये शेप आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। एक्स इक्वल्स टू 2 पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी 20, एक्स इक्वल्स टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी 20 प्लस 4 24। इस तरीके से आप कहीं पे भी लिख सकते हो। तो आपको कह रहा है कि x इक्वल्स टू 5 पे काइनेटिक एनर्जी है आपकी b, ठीक है। x इक्वल्स टू 5 पे काइनेटिक एनर्जी है 20, तो मैकेनिकल एनर्जी कितनी, काइनेटिक एनर्जी एट x इक्वल्स टू 5 और पोटेंशियल एनर्जी एट, ये सेम वैसा का वैसा सवाल है, ये तो तुम अब बड़े आराम से निकाल लोगे, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। करना क्या है भाई, काइनेटिक एनर्जी की जगह 20 पटकेंगे, यहाँ पे 5 डालूंगा, 5 डालूंगा तो 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, 20 प्लस 9 ये आ जाएगा अपने पास कितना 49, 49 जूल्स जो है आपकी मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगी। अब सवाल ये आपको जो है होमवर्क करके क्या है, इसमें क्या से पूछ रहा है कि ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स ड्यूरिंग द मोशन, कितना आगे तक ये उधर जाएगा और ऐसे इधर इधर कितना जाएगा, एक्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी है, ये आपको बताना है। ये पार्ट जो है आपका है होमवर्क, बड़ा एकदम आसान है, थोड़ा सा हिंट में दे दूं कि आपको यार ये तो पता ही है कि भाई x इक्वल्स टू 5 पे इतना काइनेटिक एनर्जी है, तो सब मिला मिलू के इतनी पोटेंशियल हो गई है, सॉरी इतनी टोटल हो गई है। अब इस एनर्जी के साथ ये कहीं जा रहा होगा उधर और फिर वापस इधर भी आएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके रुकेगा तो काइनेटिक जीरो होगी और इधर जाके भी ये रुकेगा तो काइनेटिक जीरो होगी। अब बाकी काम आप देख लेना, बहुत ही आसान सवाल है। तो अब हम अपने अंतिम पड़ाव की ओर हैं जिसका नाम है क्या, पावर। तो अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, पावर की। पावर होता क्या है, पावर को कहते हैं भैया रेट ऑफ डूइंग, रेट ऑफ डूइंग ये मेजर होता है आपका किसमें, वॉट में, जो कि जूल पर सेकेंड कहा जाएगा। एक तो होता है अपना इंस्टेंटेनियस पावर जो सीधे हो जाएगा कि थोड़े से टाइम में, dt टाइम में अगर आपका dw वर्क हो रहा है, dt टाइम में अगर dw वर्क हो रहा है, थोड़ा सा वर्क हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, पावर आपका आ जाएगा dw बाई dt। अब dw कितना होता है, dw आपका होता है f डॉट ds, थोड़ा सा वर्क, क्या आ गया आपका dt, क्या आ जाएगा f डॉट v। एक फॉर्मूला ये भी याद रखना है, इंस्टेंटेनियस पावर जो है वो ये भी आ रहा है, एफ डॉट वी के इक्वल भी आ रहा है, ये भी ध्यान रखना है। और एक तरीके से आप ये भी देख सकते हो, क्या इंस्टेंटेनियस पावर आपने कह दिया डी डब्ल्यू बाई डी टी, डी डब्ल्यू दैट इज द, अगर आप बात कर रहे हो नेट वर्क डन की, है ना, नेट पावर की आप बात कर रहे हो, मतलब ये तो किसी इंडिविजुअल फोर्स की पावर हो गई, अब मैं नेट पावर की बात कर रहा हूं। नेट पावर की बात करो तो नेट इंस्टेंटेनियस पावर, तो ये नेटवर्क डन आएगा, नेटवर्क डन आएगा तो ये आ जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, ये आपका डी के बाई डी टी भी रहेगा, ये भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ एक और चीज जो आपको देखने को मिलेगी वो ये कि, क्या इसको मैं आगे लिख देता हूं, आपके पास हम कह रहे हैं इंस्टेंटेनियस पावर जो आ रहा है वो आ रहा है डी बाई डी टी, तो डी डब्ल्यू जो है उसको मैं लिख सकता हूं इंस्टेंटेनियस पावर इंटू डी टी, दोनों तरफ यदि मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा वर्क डन, और ये आ जाएगा अपने पास क्या, ये आ जाएगा इंस्टेंटेनियस पावर डी टी, कहां से कहां तक, टी इनिशियल से टी फाइनल तक। और ये जो चीज है ये क्या कही जाएगी, ये आपकी कही जाएगी एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कौन सा कर्व, पावर टाइम कर्व। तो ये ध्यान रखो, जिस तरीके से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट करता है वर्क को, पावर टाइम में भी क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट करेगा वर्क को, ये याद रखना है आप, ठीक है। तो ये चीज जो है आपकी आ जाएगी क्या, वर्क डन,
ये आपका आ जाएगा वर्क डन। अब ये सारी चीजें आपको जो है ध्यान रखनी है। हाँ, अब यार वो बात तो है ही कि इंस्टेंटेनियस डिफाइंड है तो एवरेज भी डिफाइन होगी। कोई कहे एवरेज पावर, तो एवरेज पावर क्या हो जाएगी? एवरेज पावर आपके पास हो जाएगी टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, नेट वर्क डन अपॉन टाइम, ये आपका एवरेज पावर आ जाएगा। ठीक है, यूनिट की अगर आप बात करेंगे तो यूनिट आपकी, आपको पता ही है कि एसआई यूनिट जो है कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी जूल्स पर सेकेंड, जिसको हम क्या बोल देंगे, तो बोल देंगे वॉट। तो ये किसमें मेजर होता है? वॉट में ये मेजर होता है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। डायमेंशन वाइमेंशन भी आप लिख दोगे, जैसे वर्क की डायमेंशन होती है M1L1T-2, तो ये आ जाएगा M1L1T-3 पावर की। तो बड़ी आसानी से आप चीजें लिख सकते हो। अब कुछ चीजें हम यहाँ पर कुछ बेसिक से सवाल हम देख लेते हैं। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जैसे मान लो, अब देखो पावर जो है वो किसी भी फोर्स का निकाला जा सकता है ना। पावर जो है वो किसी भी फोर्स का निकाला जा सकता है। अच्छा, एक और चीज, इसको अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो समझने, थोड़ा सा फील लेना है, तो इसका मतलब जो है, मतलब भी बहुत आसान है, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। मतलब इसमें बस इतना सा है, आपको देखो ये मान के चलना है पावर का मतलब क्या है कि कितना ज्यादा पावरफुल है। जैसे कि मान लो कि कोई एक बंदा कुछ सामान उठा के जमीन से एक मंजिल ऊपर सामान रख के आना है, तो बहुत सारे डब्बे पड़े हुए, तो मैंने एक डब्बा उठाया और मैं मान लो कुछ मैंने 30 सेकंड लगा दिए, 30 सेकंड में मैं एक मंजिल पे उसको रख के आ गया, सीढ़ियां चढ़ते हुए गया और डब्बा जो था, जो भी सामान था, उसको रख के आ गया 30। अब मैंने जो काम किया ऑब्वियसली कितना किया होगा, उस ब्लॉक को उठाया, उठा के h हाइट पे रखा, तो mgh मैंने वर्क किया होगा। अब वही कोई दूसरा बंदा आता है, वो क्या करता है, वो भी उसी ब्लॉक को उठा के लेके जाता है, लेकिन वो जो है मुझसे कम टाइम लेता है। हालांकि उसने भी वही ब्लॉक उठाया, उसने भी क्या किया, उसने इस m ब्लॉक को उठा के कहां रख दिया, h हाइट पे रख दिया, उसने भी वर्क उतना ही किया। तो हम दोनों ने भले ही वर्क सेम किया हो, लेकिन वो दूसरा बंदा जो है मान लो मुझसे जल्दी रखाता है, 20 सेकंड ही लेता है वो, तो भाई साहब वो जो काम कर रहा है वो कम टाइम में कर रहा है। तो वहां पर आप ये कह सकते हो कि वो बंदा ज्यादा पावरफुल है, मुझसे ज्यादा पावरफुल वो बंदा है। क्यों? क्योंकि वो जो है वो कम टाइम में ज्यादा काम जो है वो कर दे रहा है। तो पावर का मतलब एनर्जी से है, लेकिन एनर्जी के साथ साथ टाइम भी इंपॉर्टेंट है कि जो एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो किसी को, तो कितनी ज्यादा, मतलब एक सेकंड में कितनी एनर्जी जा रही है, टोटल एनर्जी जितनी भी जा रही है उससे मुझे मतलब नहीं, एक सेकंड में टोटल, सॉरी, एक सेकंड में कितनी एनर्जी जा रही है वो इंपॉर्टेंट है। तो दो तरह की चीजें होंगी, एक होता है सोर्स, एक होता है लोड। लोड होगा जो पावर को कंज्यूम करेगा, सोर्स होगा जो पावर सप्लाई करेगा। ठीक है, तो अगर मैं कुछ वर्क कर रहा हूं तो एक्चुअली मैं पावर सप्लाई कर रहा हूं, ठीक है ना। या फिर जैसे मान लो तुम्हारा पंप है, पानी वाला पंप है जो पानी को खींच के बाहर फेंकता है, वो पावर सप्लाई करता है। ठीक है, लिफ्ट है, सामान को उठा के ऊपर ले जा रही है, पावर लिफ्ट सप्लाई कर रही है ना। तो पावर सप्लाई जो हो रही है, एक सेकंड में कितना वर्क किया जा रहा है, तो कुछ इस तरीके से आप बात कर सकते हो, या एक सेकंड में कितनी एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, ये आपका पावर सप्लाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम एक सवाल पे आते हैं और इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहा जा रहा है। तो ध्यान से सुनो, बहुत ही बेसिक सा सवाल मैं लेके चल लेता हूं कि मैंने कहा यार देखो यहाँ पे एक पार्टिकल था जिसका मास है m, इसको मैंने किया रेस्ट से। भाई सबसे पहला फोर्स जो हमारे दिमाग में आता है वो ग्रेविटी से, हम सबसे ज्यादा फोर्स मतलब ग्रेविटी की बात करते हैं मैकेनिक्स में, mg तो आएगा ही आएगा, बाकी कोई आए ना आए, है ना। मैंने कहा यार इसको मैंने रेस्ट से रिलीज किया, और अभी जो है रेस्ट से रिलीज करने पर ये नीचे गिर जाएगा, और गिरते 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 यहाँ पे टकरा जाएगा फाइनली। ठीक है, मैंने कहा यार कि बताओ फाइंड द इंस्टेंटेनियस पावर, या पावर जस्ट आफ्टर रिलीज, जैसे आपने उस पार्टिकल को रिलीज किया तब, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, या चलो इसको हटाओ, जस्ट आफ्टर द रिलीज एंड जस्ट बिफोर हिटिंग द सरफेस।
सरफेस को जब वो हिट कर रहा है तब कितने पावर है, तब कितना पावर आएगा, पावर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, पावर ऑफ एम। भाई कौन से फोर्स का पावर, जो अलग अलग फोर्स होंगे, नेट फोर्स है तो नेट फोर्स। यहां बड़ा आसान, इंस्टेंटेनियस पावर, जरा सोच के बताओ क्या बताया इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर को घुमा फिरा के हमने इन तरीकों से लिखा, एफ डॉट वेलोसिटी, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, या फिर डी के बाई डी टी, ठीक है। तो अगर आपको यहां पे देखना है तो आप सीधे सीधे से देखें कि क्या कितना फोर्स लग रहा है और क्या वेलोसिटी है। इनिशियली अगर आप देखोगे तो इनिशियली या टी इक्वल्स टू 0 आपका फोर्स और वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी 0 है पावर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे ही फाइनली जब हम बात कर रहे होंगे तो फोर्स डॉट वेलोसिटी, आपको ये पता होना चाहिए कितने हाइट से गिरा। तो अगर मैं कह देता हूं कि मान लो वो h हाइट से गिरा है, तो जब वो जमीन पे पहुंचेगा तब कितना फोर्स है आपका mg, और वेलोसिटी कितनी है √2gh, और दोनों कैसे, एक ही डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव पावर। आप ये बात समझो, पॉजिटिव पावर का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ग्रेविटी अभी भी उस पर पॉजिटिव वर्क कर रही है, उस मोमेंट में भी एनर्जी इस पे कंटिन्यूअसली उसकी सप्लाई करे जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स को कंटिन्यूअसली एनर्जी सप्लाई किए जा रहा है। इस तरीके से आप यहां पर ये बात कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक और सवाल देखते हैं। मैंने कुछ कहा कि मान लो अपने पास ये एक शाफ्ट है, और ये शाफ्ट है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है, इस शाफ्ट को घुमाने का काम करती है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या कर रही है, इस शाफ्ट को घुमाने का काम कर रही है, शाफ्ट को घुमाने का काम कर रही है, और यहां से हमने एक रस्सी बांधी हुई है। ये अगेन एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ये रस्सी इस पे लिपट रही है ऐसे, और इस रस्सी से एक ब्लॉक बंधा हुआ है, और हम कह रहे हैं भाई साहब ये इधर कुछ v वेलोसिटी से जो है ऊपर जा रहा है, v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, और ये v वेलोसिटी जो है वो कितनी, वो कांस्टेंट आपको दी। तो यहां आपसे कहा गया है कि फाइंड द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, मोशन नहीं मोटर, इफ इट्स एफिशिएंसी, इफ इट्स एफिशिएंसी इज, मान लो हम कुछ कह रहे हैं 70%, इसकी एफिशिएंसी जो है वो 70% है। इसका मतलब क्या है 70%, कि अगर ये कुछ पावर कंज्यूम करेगी, देखो इलेक्ट्रिक मोटर है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम कर रही होगी, है ना। कि एफिशिएंसी कितनी है, कि भाई मैं तो बोलते इतने पावर की मोटर है, मतलब कितना बिजली खा रही है ना, यही इंपॉर्टेंट होता है कितना बिजली खा रही है। तो हम कह रहे हैं कि इसकी एफिशिएंसी कितनी है, इसकी एफिशिएंसी है अपने पास 70%। 70% का मतलब यह है कि अगर इसको 1 सेकंड में 100 जूल्स एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रिसिटी से, तो 100 का 70 जूल्स जो है वो इस शाफ्ट को डिलीवर कर देगा, या ये पावर, ये एनर्जी डिलीवर करेगा बाहर, आउटपुट। एफिशिएंसी का मतलब है आउटपुट अपॉन इनपुट, कि आपका इसका आउटपुट पावर क्या है और इनपुट पावर क्या है। मैं लिख ही देता हूं, किसी भी मशीन की एफिशिएंसी का मतलब ये हो गया कि आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100%, ये आपके पास एफिशिएंसी। तो अगर मेरे पास आउटपुट पावर पता लग जाए तो मैं आराम से बता सकता हूं कि यार इनपुट पावर कितना होगा, कितना पावर कंज्यूम कर रही होगी। अब पावर आउटपुट कहां दिख रहा है आपको, ऑब्वियसली इधर दिख रहा है, कुछ ये चीज ही आपको घूमती हुई चलती हुई दिख रही है, तो ना इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही, भाई ये तो कांस्टेंट से घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, यहां पर ये टेंशन कोई वर्क करती नहीं। आपको साफ दिख रहा है कि इस ब्लॉक के ऊपर ग्रेविटी वर्क कर रही है, जब ये ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी नेगेटिव वर्क कर रही है। क्या आपको ये समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक मोटर को पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा? तुम बोलोगे सर वो तो टेंशन वर्क कर रही होगी, हाँ बात सही है, टेंशन वर्क कर रही होगी, लेकिन आप समझो टेंशन इस पे पॉजिटिव वर्क कर रही है तो टेंशन इसके ऊपर नेगेटिव वर्क कर रही है। ये ऐसा इसको लपेट रहा तो टेंशन खुलना चाहती है, टेंशन घूमना। अगर आप उस शाफ्ट को समझ पा रहे हो तो शाफ्ट इसको लपेट रहा है, इस रस्सी को, टेंशन ऐसे लग रही है कि वो उसको खोलना चाहती है, टेंशन इसके ऊपर नेगेटिव वर्क कर रही है। तो अगर आप थोड़ा सा ढंग से डिटेल में समझोगे
तो आपको ये बात समझ में आएगी कि इसके ऊपर, सबसे पहली बात, इसके ऊपर नेट पावर कितनी है। तो मैं ब्लॉक की बात कर रहा हूं, देखो भाई ये समझना है बस। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि इसको ऐसे करेंगे फिर वैसे करेंगे फिर वैसे करेंगे, मैं इस पूरी चीज को खोल के बता रहा हूं आपको कि कैसे कैसे आप देख सकते हो, लेकिन हर तरीके से देखने पर मतलब वही निकलेगा। तो बात को समझो। तो मैंने कहा जैसे तुमने ये ब्लॉक देखा, तो मैंने तुमसे पूछा, तुम बोलोगे सर ब्लॉक क्यों देख रहे हो, मैंने कहा सुनो तो सही एक बार, ब्लॉक को देखते हैं। तुमने बोला ठीक है सर ब्लॉक को देख लिया। तो ब्लॉक को अगर आपने देखा तो मुझे बताओ ब्लॉक पे नेट पावर कितना है अभी। बोलोगे नेट पावर कुछ नहीं होगा, 0 होगा। मैंने कहा क्यों भाई, तो सर नेट पावर कैसे हो सकता है, ब्लॉक पे कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो मैंने कहा यार पावर तो होता ही यही है, एफ डॉट वी, वेलोसिटी 0 थोड़ी ना है। बोलोगे सर जी लेकिन फोर्स तो 0 है ना। क्यों 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कैसा है 0, तो नेट फोर्स 0 है, इसलिए नेट पावर ब्लॉक को 0 जा रही है। अच्छा, इसका मतलब अगर कोई इसको पावर सप्लाई कर रहा होगा तो कोई पावर कंज्यूम भी कर रहा होगा, बिल्कुल सही बात है। ब्लॉक के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक टेंशन और एक mg। तो आपको साफ साफ यहां से समझ में आता है कि टेंशन कि जितना पावर सप्लाई कर रहा होगा उसका जस्ट अपोजिट का जस्ट नेगेटिव mg से एनर्जी खा जा रहा है। तो mg का पावर क्या लिखेंगे, mg का पावर लिख देंगे mg। आप वैसे समझ गए होंगे बात, माइनस का mgv आएगा वो नहीं, ये माइनस और माइनस का mgv, माइनस का mgv क्यों, क्योंकि mg नीचे लग रहा है और वेलोसिटी ऊपर है, तो f डॉट v, तो mg का पावर आएगा माइनस का mgv, लेकिन माइनस माइनस कितना हो जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस। क्या आप समझ पा रहे हो कि टेंशन ने ब्लॉक को पॉजिटिव पावर डिलीवर किया। तुम बोलोगे हाँ हाँ समझ पा रहे हैं बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा अब आ जाओ किस पे, इस इलेक्ट्रिक मोटर पे। इलेक्ट्रिक मोटर पे क्या हो रहा है, या इस शाफ्ट की बात करते हैं, शाफ्ट की। तो ये इलेक्ट्रिक मोटर इस शाफ्ट को घुमा रही है। अब शाफ्ट भी कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा है। शाफ्ट की अगर बात करोगे आप, शाफ्ट पे क्या हो रहा है, पावर डिलीवर्ड टू दिस शाफ्ट इज आल्सो 0। तो कौन कौन पावर दे रहा है, टेंशन और मोटर, है कि नहीं। तो ये मोटर का जो आउटपुट है वो एक्चुअली आउटपुट पावर है। मोटर जो आउटपुट दे रहा होगा वो शाफ्ट को ही दे रहा होगा, शाफ्ट को घुमाने में। तो ये कहानी, तो आपको दिख रहा है ये माइनस का mgv है भाई। अगर ये pt आपका कैसा आ रहा है, प्लस का mgv, समझना ये प्लस का mgv आ रहा है, मतलब इस पे तो पॉजिटिव वर्क कर रहा है, लेकिन यहां पे शाफ्ट के ऊपर ये नेगेटिव वर्क करेगा, तभी तो टोटल पावर या टोटल वर्क 0 होता है। बता रखा है ना आपको, टोटल पावर डिलीवर्ड बाय टेंशन टू द सिस्टम इज 0। तो अगर इसको वो पॉजिटिव पावर डिलीवर कर रहा है तो इसको नेगेटिव। तुम बोलोगे सर इसको नेगेटिव कैसे, मैंने कहा यार ये रस्सी को खींच रहा है नीचे और वो पॉइंट जा रहा है ऊपर, फोर्स नीचे पॉइंट ऊपर, इसलिए इसका इधर पावर नेगेटिव। तो सर यहां पॉजिटिव कैसे, फोर्स ऊपर वेलोसिटी भी ऊपर, फोर्स नीचे वेलोसिटी ऊपर तो पावर नेगेटिव। तो जब शाफ्ट की आप बात करोगे तो ये माइनस का आएगा पावर। देखो ये बिल्कुल बेसिक स्कूल लेवल का सवाल है, ये ऐसा नहीं है कि ये सवाल कोई बहुत टफ सवाल है, लेकिन जस्ट मैं समझाना चाह रहा हूं आपको हो क्या रहा है यहां पर। और यहां से जब आप देखेंगे तो आउटपुट पावर आपका जो है वो mgv आ जाएगा। अब अगर आप बात समझ पा रहे हो तो बस बात इतनी सी है कि आउटपुट पावर में इधर mgv पटको, इधर 70 पटको, p इनपुट तुम्हारा निकल जाएगा, सिंपल। सर ये इतना करने की जगह मैं सीधा नहीं लिख सकता था, क्यों नहीं लिख सकते थे भाई, किसने मना किया, बिल्कुल लिख सकते थे। ये सब कुछ लिखने की जगह आप क्या कर सकते थे, आप सीधे सीधे ऐसे जा सकते थे। आप कहते भैया मुझे पता है कि होता क्या है ना कि टेंशन तो सिस्टम को कोई पावर डिलीवर करती नहीं, तो मैं पूरा सिस्टम उठा लेता हूं, ये पूरा सिस्टम उठा लेता हूं। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक तो इसको शाफ्ट को आउटपुट पावर मिल रहा होगा, ठीक है, और ग्रेविटी भी कुछ पावर दे रही होगी, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। व्हाई इट इज 0, बिकॉज नथिंग इज मतलब कहीं पर भी देयर इज नो एक्सेलरेशन, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो वेलोसिटी सब कुछ कांस्टेंट वांस्टेंट है, तो नेट फोर्स क्या है, सब कुछ 0 है, तो नेट पावर इसलिए 0 है। एनर्जी कहीं भी बढ़ती हुई नहीं दिख रही है, कांस्टेंट। अगर ये एक्सेलरेट कर रहा होता तो मैं कहता कि नेट पावर तब 0 नहीं है मेरे भाई। बस यहां से सीधा से लिखना था, आपका आउटपुट पावर सीधे सीधे ऐसे ही निकल, क्या आ जाता आपका कितना, ये माइनस का mgv आता, तो ये आ जाता उधर जाके प्लस m। अब आप यहां डाले प्लस mgv, इधर 70, और ये आपका इनपुट आ जाएगा। अब कई बार क्या होता है, ये सवाल ऐसे पूछा जाता है,
एफिशिएंसी नहीं दी गई होती, एफिशिएंसी आपको दी ही नहीं गई, ये बस समझ रहे हो ना। एमजीबी आउटपुट है, तो एमजीबी आपको आउटपुट में मिला, तो बिजली कितना बिजली का पावर कितना कंज्यूम हो रहा होगा भाई, वो इधर 70% आपको डालना है, बात को समझ, 70% आपको यहां से ये डालना है, तो 70/100% से परसेंट कट जाएगा, और पी इन आपके पास कितना आ जाएगा, पी इन आपके पास आ जाएगा, बिजली खा रहा होगा, बिजली किस दर से उसकी खपत हो रही होगी, 7/10 mg, इतनी बिजली हर सेकंड वो खा रहा है, इतना जूल्स हर सेकंड वो खाएगा। अब कई बार क्या होता है ना, एफिशिएंसी नहीं दी जाती, तो हम ये मान लेते हैं कि उसकी 100% एफिशिएंसी, मतलब जितना वो बिजली खपत कर रहा है उतनी ही सप्लाई कर देगा, तो फिर अपना यही आंसर जो है मेन आंसर हो जाता। हम ये मान के चल रहे हैं कि 100% एफिशिएंसी है, तो उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। आइए एक और सवाल देखते हैं, कुछ खास नहीं है, अब सारे एकदम पावर वाले, कुछ खास इधर ऐसा कुछ रहता नहीं। तो जैसे एक सवाल अब कर्व का आ सकता है कि पी और टी का कर्व दे दिया, तो कर्व निकाल लो वर्क, भाई काइनेटिक एनर्जी निकाल लो वर्क से, बहुत सारी चीजें। तो यहाँ आपको कहा गया है कि एवरेज पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 100 kg मास थ्रू हाइट ऑफ 50 मीटर इन इतना सेकंड्स। अब देखो कितना आसान सवाल है। एवरेज पावर आपको क्या होता है, एवरेज पावर आपका होता है वर्क अपॉन टाइम, बस। तो मास कितना था आपके पास, mgh, और टाइम जो है आपके पास h हाइट में रखने में इतना वर्क करना पड़ेगा आपको। आप क्या करोगे, आपने बस उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाई है, एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखा, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाई, जितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाई होगी उतना ही वर्क आपने किया होगा, काम यहीं पे जाता है, वैल्यू डालना, आंसर। ठीक है, चलो निकाल ही लेते हैं। ये आ जाएगा भाई 100 × 10 50/5 आ जाएगा आपके पास, मेरे हिसाब से 9.8 लिया होगा। देखो अभी आंसर मैच नहीं कर रहा ना, तो वो समझ में आ जाता है कि यार इन्होंने क्या ले रखा होगा, इधर 9.8 ले रखा होगा, तो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर। तो इस तरीके से बड़े आसानी से आप पावर निकाल सकते हैं। अगला सवाल, बस क्लास खत्म होने वाली है, थर्ड लास्ट क्वेश्चन ही है, और हमारे पास टाइम है। तो बोल रहा है कि एक इंजन है जो क्या कर रहा है, उस इंजन का काम है 100 kg का कोल को माइन से उठाना, जो कि 100 मीटर नीचे है, और 50 सेकंड में वो ये काम कर लेता है। पंप इज रनिंग विथ डीजल एंड एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन इज 25%, देन पावर कंजप्शन विल, पावर कंजप्शन कितना होगा। तो सबसे पहली बात यह है कि आउटपुट पावर निकाल लो। आउटपुट पावर में क्या कर रहा है, उस पंप ने आउटपुट पावर दी, उस आउटपुट पावर से कोल को ऊपर लाया जा रहा है। तो कोल को ऊपर लाना मतलब m अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को h हाइट तक उठा के लाना, कितने टाइम में, कुछ t टाइम में, ये आपका आउटपुट पावर है। तो आपका हो जाए कितना भाई 1000, जी आपका 10 दिया गया है, ये दिया गया है 100 मीटर डेप्थ से आपने उठाया है, हम जी को कांस्टेंट ही मान के चलेंगे, और टाइम जो है वो कितना लगा आपका 50 सेकेंड। भाई साहब जो कट रहा है वो काट लूं, आपको यहां से साफ साफ दिख रहा है 20 किलोवाट्स, 20 किलोवाट इसका जो है पावर है। किलो क्यों बोल दिया मैंने, 1000 का मतलब किलो, और वाट तो रहेगा ही रहेगा, ये आउटपुट पावर है। तो कंजप्शन कितना होगा, तो 25% एफिशिएंसी, 25% की एफिशिएंसी मतलब पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट इनटू 100%। काटो 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 काटो, यहां से आपके पास पी इनपुट जो आएगा वो आएगा पी आउटपुट 4 गुना, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 80 किलोवाट, ठीक है, 80 किलोवाट जो है वो आएगा आपका आंसर। बस इस तरीके से आपको चीजें करनी है, एकदम रद्दी सा, सब रद्दी। आओ अगला सवाल देखते हैं। ये तो शायद आईआईटी में आया हुआ सवाल है, ये भी बहुत इजी सवाल है, आईआईटी एडवांस में ही आया है, बहुत आसान सवाल है। क्या क्या है इस सवाल में, मेन का भी नहीं, एडवांस का है, तो ऐसा नहीं तुम सोचो बहुत तगड़ा सवाल है, बहुत इजी सवाल है। पार्टिकल ऑफ मास 0.2 kg इज मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर अ फोर्स दैट डिलीवर्स अ कांस्टेंट पावर। तो आपको कह दिया कि भाई साहब पावर ही आपका कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। पावर कैसा है आपका, कांस्टेंट। तो आपसे पूछ रहा है द इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 0, देन स्पीड आफ्टर 5 सेकंड इज। एकदम रद्दी सवाल, कैसे, पावर कांस्टेंट तो आप जानते हो कि वर्क डन जो है वो आता है इंटीग्रेशन ऑफ पी dt,
कांस्टेंट पावर आ जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ dt, t तो बाहर आ जाएगा, तो आप इंटीग्रेशन ऑफ dt को t बोल सकते हो। तो ये भी याद रख लो कि जब कांस्टेंट पावर है, वर्क डन आप सीधे सीधे, अगर ये नेट पावर है तो वर्क डन आप ऐसे निकाल सकते हो, और वर्क डन आपका होता है k फाइनल माइनस k, और p जो है पावर, पावर पावर कितनी है, पावर 0.05, और टाइम कितना है 5 सेकेंड। लो भाई निपट गया सवाल, बस कुछ बचा ही नहीं इसमें। फिर बतानी थी ना आपको, फिर निकालो, हाफ मास 0.2, फाइनल इनिशियल तो 0 थी, और ये आ जाएगा आपके पास 0.5, पॉइंट से ये पॉइंट उड़ाओ, इससे ये उड़ाओ, और भी आपका आ जाएगा। मुश्किल से 15 सेकंड का भी ये सवाल नहीं था, है ना, और आईआईटी में पूरे 4 नंबर इसके। तो ये ऐसे सवाल होते हैं जो कि लगभग हर बच्चा करता है, लेकिन फिर यही है कि यहाँ पे आगे निकलना है आपको, है ना, आगे मतलब थोड़ी सी स्पीड बना के करना है। तो एक बच्चा तो ये होगा जो पता नहीं 10 बार सोचेगा, अरे पता नहीं क्या पूछा है इसमें, अच्छा पावर कौन क्या है, क्या करूं क्या नहीं करूं। और एक बच्चा होगा जो एकदम मेहनत करके आया होगा, एकदम मेहनती बच्चा, इसने मेहनत, उसने इतने सवाल लगा रखे होंगे, उसको देखते पता लगेगा है कुछ नहीं करना, कांस्टेंट पावर है P × T = वर्क डन, और वर्क डन स्पीड आते ही दिमाग में गूंजेगा वर्क, वर्क गूंजते पावर और वर्क, सीधे ये रिलेशन बोलेगा, इतना भी नहीं बोलेगा वो, सीधा ये लिखेगा, बस एक लाइन लिखेगा वो। और यहाँ पे भी k फाइनल माइनस k इनिशियल नहीं, वो सिर्फ ये लाइन लिखेगा, k फाइनल हाफ mv², सीधे वैल्यू पटक के इनिशियल 0 = P × T, खत्म खत्म, बस एक लाइन में सॉल्व कर देगा, 15 सेकंड भी नहीं लगाएगा तरीके से, है ना। तो बात बस यही खत्म हो जाती है कि आप किस तरीके से उसको देख रहे हो। ठीक है, एक और सवाल है यहाँ पर, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपसे क्या कहा गया है कि एक विंड मिल है, एक विंड मिल है। विंड मिल आपने देखी होगी कि भाई वो जो एनर्जी जनरेट करती है, वो पंखे लगे रहते हैं ना, तो विंड एनर्जी जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। बोल रहा है विंड एंटरिंग अ विंड मिल विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। तो एक विंड मिल है, उसके इतने वेलोसिटी से विंड एंटर कर रही है, फेसिंग एरिया ऑफ द विंड मिल इज इतना, और वो विंड मिल जो है, मतलब आपके पास अगर ये पंखा ऐसा घूम रहा है उस मिल के ऊपर, बात तुम समझ रहे होंगे, हवा ऐसे अंदर एंटर कर रही है, ये एरिया जो है आपको वो दिया गया है 10 मीटर स्क्वायर। डेंसिटी जो है वो एयर की, वो भी आपको दे दी है। बोल रहा है इफ विंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद कितना %। विंड एनर्जी कौन सी, भाई ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी होगी विंड की, उसी को कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, लेकिन कितने एफिशिएंसी से। अगर 100 जूल आपको विंड से मिल रही है तो 100 का आप सिर्फ 33.3% ही आप इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर पा रहे हो। तो आपको यही पूछ रहा है कि भाई वो इलेक्ट्रिक पावर कितना जनरेट करेगा। तो आप देख लो एक सेकंड में कितनी काइनेटिक एनर्जी विंड लेके आ रही है इस पंखे के ऊपर, उस काइनेटिक एनर्जी का 33.3% ही जो है एक सेकंड में इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही होगी। अब बिल्कुल आसान है इसको करना, कोई दिक्कत नहीं भाई। कैसे, मैं क्या बोलूंगा यहां से, अब बात सुनना। वैसे आप लोगों ने अगर आगे तक पढ़, जो पहली बार पढ़ रहा है वो तो एकदम ढंग से सुनना, जिन्होंने ऑलरेडी फ्लूइड मैकेनिक्स में चीजें पढ़ी है तो आपने मास रेट फ्लो देखा होगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में, रो ए बी, है ना, तो वही कहानी यहाँ पे भी आ जाएगी। और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो सुनो। अभी मैंने कहा ये तुम्हारे विंड मिल के उस फैन का क्रॉस सेक्शनल एरिया था, यहां से हवा एंटर करने लगी, ये एयर के मॉलिक्यूल्स हैं जो अभी जस्ट एंटर कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं कर रहा, ये पहले और भी एंटर करके निकल चुके, लेकिन ये एंटर कर रहे हैं। ठीक है, कुछ dt टाइम में ये मॉलिक्यूल यहां पहुंच जाते हैं, समझ रहे हो बात, क्या ऐसा बोल दो आपके पास ये जो फैन था, तो ये मॉलिक्यूल्स अभी इधर है, और इसके पीछे भी कुछ मॉलिक्यूल, और ये जो एक सिलेंड्रिकल वॉल्यूम बन जाएगा अपने पास, इस सिलेंड्रिकल वॉल्यूम में कुछ मॉलिक्यूल्स भरे होंगे। ठीक है, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे पहुंच रहे हैं, ऐसे पहुंचे जा रहे हैं, ऐसा हवा चल रही है और बस इस तक पहुंचती जा रही है। काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा फैन को मिल रहा है और उससे हमारी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। तो मुझे बस ये पता करना है कि यार एक सेकंड में कितनी काइनेटिक एनर्जी इसको मिल जा रही होगी, ब्लेड्स को, या एक सेकंड में कितनी काइनेटिक एनर्जी विंड लेके पहुंच रही होगी इस एरिया में। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये मास है अपना dm, ठीक है, और ये लेंथ है अपना कुछ dx, और मैं कहता हूं कि ये वाले मॉलिक्यूल्स dt टाइम में यहां पहुंच गए,
t इक्वल टू 0 पे तो ये मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी लेके आए ही थे, और dt टाइम के अंदर अंदर ये वाले मॉलिक्यूल्स भी यहां पहुंच गए। तो इस पूरे टाइम इंटरवल में यहां से लेकर यहां तक के जो भी मॉलिक्यूल्स थे वो एरिया को क्रॉस कर चुके हैं क्या, तो वो अपनी एनर्जी लेके पहुंच चुके हैं क्या एरिया तक? हाँ। तो इस पूरे की एनर्जी कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी में बोल दूंगा हाफ dm_v स्क्वायर। dm क्या बोला जाएगा? dm हो जाएगा अपने पास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना आएगा? ये एरिया और ये लेंथ, तो एरिया और ये dx और ये v, ये आपके पास आ गया d। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि इतनी इतनी काइनेटिक एनर्जी आ रही है dt टाइम में, तो dk/dt मतलब वो काइनेटिक एनर्जी जो 1 सेकंड में इस विंड तक पहुंच रही होगी। dk/dt तो 1 सेकंड में कितनी एनर्जी पहुंच रही होगी? हाफ रो a dx v² और बाय dt, dx/dt ये तो वापस से वेलोसिटी आ गई, यही तो v वेलोसिटी से चल के यहां आया, तो dx/dt तो वेलोसिटी हो जाएगा। तो ये आ गया अपने पास हाफ रो a क्यूब, एक स्क्वायर था और ये क्यूब, ये आपके पास dk/dt। इतना इस रेट से एनर्जी विंड लेके आ रही है, और इसका 33% हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मिला। बस खत्म हो गया मामला कि हाफ रो ए वी क्यूब का 33%, सॉरी 33 पॉइंट, तो मतलब ये अपने पास कितना आ जाए? 33.33% 100 बाय ये हो गया, है ना, है कि नहीं? और कितना उतना परसेंट बोला गया, कितना परसेंट, कितना परसेंट आपको जो है ये मिल रहा है। तो यहां से हम क्या बोल रहे हैं, ये परसेंटेज से 100 काट दो, परसेंटेज 1/100 करके ना, आपके पास इधर क्या हो जाएगा भाई, इसको फ्रैक्शन में लिखोगे तो 1/3 आ जाएगा। ये इतनी जो है इलेक्ट्रिकल पावर आपको मिलेगी, पावर इलेक्ट्रिसिटी की जो आपके पास मिलेगी वो आ जाएगी हाफ रो या 1/6 रो ए। अब वैल्यू डाल लें और आंसर निकाल लें। इस तरीके से ये अपना जो है फाइनली वर्क पावर एनर्जी जो है वो हुआ खत्म। अब जो हम शुरुआत करने जाएंगे वो है मंडे से सर्कुलर मोशन की, और 4 दिन में कोशिश करेंगे सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करने का। और सर्कुलर मोशन जो है बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, क्योंकि उसमें एक तरीके से सारी चीजें आपकी लग जाएंगी। ठीक है, और सर्कुलर के ही कंसेप्ट आपको आगे तक परेशान करते रहेंगे, ये 12th में भी यूज होगा, तो आपको एटलीस्ट इसका बेसिक तो आना ही आना चाहिए। आज के सेशन में बस इतना ही, बाकी सर्कुलर हम मंडे से पढ़ेंगे, तो तैयार रहना एकदम पढ़ने के लिए बिल्कुल बढ़िया से। और सर्कुलर को खत्म करते ही फिर अपनी शुरुआत होगी सेंटर ऑफ मास और आरबीडी उसके बाद। ठीक है, जो बच्चों को काफी मतलब घबराहट होती है जिन चैप्टर्स को देख करके, सेंटर ऑफ मास और आरबीडी, उनको भी हम निपटाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद दोस्तों। ठीक है, सो बाय।